हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फीचर्स फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहला फीचर ये है, सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मॉरल, लाइक चेरिशिंग noble ideals of freedom struggle, while other fundamental duties are civic. Example, respecting the constitution, national flag, national anthem. पहला फीचर ये हो गया, सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मॉरल, लाइक चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, एंड while others are civic duties, respecting the constitution, national flag, and national anthem. Some of them are moral duties, while others are civic duties. Then second feature जो है वो है, they refer to such values which have been a part of Indian tradition, mythology, religion, practice, integral to the Indian way of life. Refers to such values which have been a part of the Indian tradition, mythology, religion, practices, that is integral to the Indian way of life. Way of Integral to the Indian way of life. Fundamental duties refer to such values which have been a part of the Indian tradition, mythology, religion, practices, that is integral to the Indian way of life. थर्ड फीचर है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो थे, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी मिले हुए थे, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। फोर्थ हम लोगों का है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। जैसे हम लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी नॉन जस्टिसिएबल हैं, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन हम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। और नॉन जस्टिसिएबल का मीन्स क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल मीन्स not directly enforced by the court. They are not directly enforced by the court. And second one is no legal sanction against their violation. No legal sanction against their violation. तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल राइट्स हैं, तो अगर उनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन पे आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते इनके वायलेशन पे, फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन पे। एंड नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट
कोई लॉ लाके इनको इम्प्लीमेंट करे और उसमें जो पेनल्टीज है, पनिशमेंट है, वो उस लॉ के थ्रू दिया जाए। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं लाती है तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर पार्लियामेंट एक अलग से लॉ लाके किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को लॉ लाके इम्प्लीमेंट करती है और उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है, तब तो आप कोर्ट जा सकते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई फंडामेंटल ड्यूटी लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते उनको एनफोर्स कराने के लिए, और ना ही उनके लिए उनको वायलेशन पे कोई पनिशमेंट या फिर पेनल्टी है। जैसे हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लॉ के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किए, उनके लिए लॉ लाए हैं। जैसे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देन हम लोग वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम लोगों ने बनाया। ऐसे ही हम लोगों ने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इनको नेशनल ऑनर को सेव करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इम्प्लीमेंट किया। और हम लोगों ने एजुकेशन को, फंडामेंटल ड्यूटीज रिगार्डिंग एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट किया। कौन कौन से एक्ट इम्प्लीमेंट करे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है, वो हम लोगों की किसकी बात करती है? एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो उसके लिए हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट किया उस ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैन हम लोगों ने कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंट किया? एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ऐसे ही हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीमेंट किया। देन हम लोगों ने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को सेव करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए, ऐसे हम लोगों ने कई एक्ट्स के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को भी, कई फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट किया है। चलिए अब हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में ये है, it doesn't cover other important duties like casting vote, paying taxes, family planning, etc. It doesn't cover other important duties like paying taxes, casting vote, etc. तो जो और भी हमारी जो और भी अदर ड्यूटीज हैं उनको कवर नहीं किया है। जैसे जो हर एक को टैक्स पे करना चाहिए, जो भी उसके ब्रैकेट में आते हैं, बट कई लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टैक्स को बचा लेते हैं। तो इनकम टैक्स प्रॉपर पे नहीं करते हैं। तो वो जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 में, जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, उसने उन्होंने उस टाइम ये भी कहा था कि पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाए जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटी गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट की थी। ऐसे ही हर एक को वोट देना चाहिए, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे इंक्लूड करना चाहिए था, बट ये नहीं किया। सेकंड जो है वो है, सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगुअस, डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर वेग, मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है। वेग, एम्बिगियस, एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग, वेग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। जैसे कि कौन कौन से हैं? नोबल आइडियल्स,
noble ideals, composite culture, composite culture, scientific temper, scientific temper, etc. तो ये जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, चेरिशिंग अवर नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, देन कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, साइंस टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, तो इनमें आप डबल मीनिंग भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो क्रिटिक्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज वेग है, एम्बिगुअस है, डबल मीनिंग है। वेग है मतलब नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड। नो चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल, देन कंपोजिट कल्चर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इसके बारे में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। ये तो वैसे काफ़ी वैलिड क्रिटिसिज्म भी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फोर्थ है, दे आर सुपर फ्लुअस, दे आर सुपर फ्लुअस। सुपर सुपरफ्लुअस मतलब क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं वो तो एक तरीके से ज़बरदस्ती फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं भी करते तो भी जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटीज ऑब्वियसली पूरी कर ही रहे थे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर सुपरफ्लुअस एज दे वुड बी परफॉर्म्ड इवन इफ दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मेंशन नहीं किया गया था। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड की गई, तो क्रिटिक्स कह रहे हैं ये इनकी ज़रूरत नहीं थी ऐड करने की, क्योंकि सिटीजन्स वैसे ही जो भी ड्यूटीज मेंशन की गई हैं वो ऑलरेडी वो सब ड्यूटीज सिटीजन्स जो है वो अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। फिफ्थ जो है वो है अपेंडेज टू पार्ट 4। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4 का अपेंडेज है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में है उसका अपेंडेज है। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के बाद ही होना चाहिए था। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में है। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को इसके जस्ट बाद होना चाहिए था। उनका मतलब एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में होती है, लेकिन पार्ट 4 में तो हम लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में रखा है, तो उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। उनका मतलब था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद रखना चाहिए था, जिससे कि उसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस और वैल्यू बनी रहती। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 so as to keep them on par with fundamental rights। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, significance of fundamental duties. They serve as a reminder to the citizens that while enjoying their rights, they should also be conscious of their duties they owe to country, society, fellow citizens। पहला तो यही है कि ये रिमाइंडर का काम करती हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर टू द सिटीजन्स, रिमाइंडर टू द सिटीजन्स इसलिए क्योंकि सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बहुत कॉशियस रहते हैं, तो इसी तरीके से उन्हें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी कॉशियस रहना चाहिए कि उन्हें क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने फेलो सिटीजन्स के लिए। पहला सिग्निफिकेंस तो यही है। They serve as a reminder to the citizens that while enjoying their fundamental rights, they should also be conscious of their fundamental duties that they owe to country, society, fellow citizens। They serve as a warning against anti-national, anti-social activities, warning against anti-social, anti-national activities like burning the national flag, destroying public property, like burning the national flag, like burning the national flag, destroying
public property, etc. Warning against anti-social, anti-national activities like burning national flag, destroying public property, etc. आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट होती हैं वो कई बार वायलेंट हो जाती हैं और उसमें जो पब्लिक होती है वो सरकार की बसेस होती हैं, रेलवेज है और सरकार की जो बाकी चीज़ें होती हैं, रेलवेज है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उन सबको आग आग लगा देती है या उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो चीज़ उसके अगेंस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और कई बार जो हम लोगों के फ्लैग है उनको जलाया जाता है प्रोटेस्ट के लिए, वो उसके अगेंस्ट है, इन चीज़ों के अगेंस्ट है, ऐसे लोगों के अगेंस्ट है जो ये चीज़ें करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिमाइंडर टू द सिग्निफिकेंस, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट while enjoying while enjoying their fundamental rights, they should also conscious of their fundamental duties. थर्ड जो सिग्निफिकेंस है, इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स and promote a sense of discipline commitment among them. Source of They serve as a source of inspiration. They serve as a source of inspiration to the citizen and promote a sense of discipline and commitment. They serve as a source of inspiration for the citizen and promote a sense of discipline and commitment among them. Citizens are active participants in the realization of national goals. Citizens are active participants. Active participants. Citizens are active participants in the realization of national goal. Citizens are active participants in the realization of national goal. Then fourth significance है, they help the court in examining, determining the constitutional validity of a law. They help the court in examining. They help the court in examining and determining the constitutional validity of a law. क्योंकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, if a law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such a law to be reasonable, thus save a law from unconstitutionality. 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, if a law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such a law to be reasonable and thus safe from unconstitutionality. अगर कोई लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि वो लॉ फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से ये चीज़ बचा सकती है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिनिंग कर रही है, उसको देख रही है और सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करते टाइम ये देखती है कि वो किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से रोक सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर सकती है और वो लॉ सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी enforceable. Fundamental duties can be enforceable by making legislation. Legislation मतलब law, laws, acts. Fundamental duties are enforceable by law acts. Parliament can provide for the imposition of penalty punishment for failure to fulfill them. Parliament law बना के ये चीज कर सकती है. Parliament can provide for penalty punishment by making a law. फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्सिएबल बाय मेकिंग लेजिस्लेशन, मतलब या तो कानून बनाओ, लॉज एक्ट्स जो होते हैं, और पार्लियामेंट कानून बना के लॉज एक्ट के थ्रू पेनल्टी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं
फॉलो करते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बना के पेनल्टी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो ये जो थे ये कुछ हम लोगों के सिग्निफिकेंस थे फंडामेंटल ड्यूटीज के। देन हम लोगों का है वर्मा कमिटी। वर्मा वर्मा कमिटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ये 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। वर्मा कमिटी ने क्या कहा था? आइडेंटिफाइड द एक्जिस्टेंस ऑफ प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। इट आइडेंटिफाइड वर्मा कमिटी आइडेंटिफाइड some of the existence some of the existing laws for the implementation of the fundamental duties। वर्मा कमेटी ने देखा था कि अभी हम लोगों पे ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, एक्ट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों का जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इट प्रिवेंट्स द डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट अगर कोई करेगा तो वो इस एक्ट के थ्रू उसको पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। सेकंड जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर सेविंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। देन फॉरेस्ट को सेव करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। Forest Conservation Act check indiscriminate deforestation and diversion of forest land for non-forest purpose. Forest Conservation Act 1980 checks indiscriminate deforestation and diversion of forest land for non-forest purpose. Then हम लोगों का है Unlawful Activities Prevention Act UAPA। Unlawful Unlawful Activities Prevention Act Unlawful Activities Prevention Act 1967 जिसे हम UAPA भी कहते हैं। UAPA Act 1967। The UAPA Act provides for the declaration of communal organization unlawful association। जो रिलीजन के बेस पे लोग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन भी डिक्लेयर कर सकती है यूएपीए के तहत। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जिसे हम क्या कहते हैं आरपी एक्ट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट? ये कहता है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए वो लोगों से गलत वे में लोगों को डिवाइड करके अगर वोट मांग रहा है, प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएस फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस, that is soliciting votes on the ground of religion, promoting enmity between different section of people on the base of religion, race, caste, language। अगर कोई भी एमपी एमएलए लोगों से रिलीजन के बेस पर वोट मांगता है या फिर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के बीच में रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बीच में उन लोगों को आपस में लड़वाता है, उनके बीच एक एनिमिटी प्रमोट करता है, उनके बीच टकराव प्रमोट करता है, उनके बीच नफरत की भावना भरता है डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेस पे या फिर रिलीजन के बेस पे वोट मांगता है, तो आरपीए एक्ट के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसे या तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा या फिर अगर इलेक्शन लड़के जीता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसे ही हम लोगों के वेरियस आईपीसीज में भी प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड में। वेरियस क्रिमिनल लॉज उनमें भी ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिसके अंडर पनिशमेंट और पेनल्टी की बात की गई है कि अगर कोई रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट के बेस पे लोगों में एनिमिटी, नफरत प्रमोट करता है, नफरती भाषण देता है, तो उसको उनके थ्रू चार्ज किया जाएगा आईपीसी की वेरियस धाराओं में और वेरियस क्रिमिनल लॉज के थ्रू ऐसे लोगों को पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर कंप्लीट कर लिया।
कल हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिए। आप लोगों की कोई भी सजेशन या फीडबैक है वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। ओके, थैंक यू।